CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में विधानसभा का गठन और राज्यसभा में शहर को प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर लगातार चर्चा जंग जैसे छिड़ी हुई है। किसी का मानना है कि चंडीगढ़ स्थायी तौर पर यूटी नहीं है, किसी का मानना है कि चंडीगढ़ यूटी है। ऐसे में मेट्रोपॉलिटन कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए। इसी बीच आरटीआई एक्टिविस्ट और सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गर्ग ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि चंडीगढ़ स्थायी तौर पर न सिर्फ यूटी है बल्कि यहां विधानसभा का गठन हो सकता है और शहर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है। गर्ग ने हजारों पेज के दस्तावेज सीएनई न्यूज के सामने पेश करते हुए कहा कि जरूरत है शहर की जनता को इच्छा शक्ति दिखाने की, पीछे पड़ जाने की, तभी शहर को विधानसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के साथ मेट्रोपॉलिटन कमेटी या प्लानिंग कमेटी जैसी चीजें मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट आर.के. गर्ग इससे संबंधित हजारों पेज के दस्तावेज लेकर आपके सामने आए हुए हैं। देश और शहर के लोगों से आग्रह है कि चेयरमैन आर.के. गर्ग से सीएनई न्यूज की बातचीत को बहुत ही गौर से सुने ताकि आप अपने हक और हकूक को ले सकें। गर्ग साहब, कहां तक ये सच है कि ये यूटी है और नहीं है? आपकी नज़र में क्या है? क्या यहाँ विधानसभा की कोई संभावना है? क्या राज्यसभा को प्रतिनिधित्व मिल सकता है राज्यसभा में? इसी को लेकर के आपसे हम जानना चाहेंगे। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इशू पे बात करने के लिए बीड़ा उठाया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चलता है, एक्ट के हिसाब से सब कुछ चलता है। लॉ में जो प्रोवाइडेड है वही चीज़ होती है यहाँ पे, और दूसरी नहीं हो सकती। और इसलिए ये डाउट करना कि ये चंडीगढ़ यूटी है या नहीं है, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक्ट की और कागज़ों की बात करूँगा जो लिखा हुआ है, सरकार का लिखा हुआ है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है, उसके पैरा नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ मैं ये पढ़ सकता हूँ। अपॉइंटेड डेट देयर शैल बी फॉर्म्ड ए न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ कंप्राइजिंग सच ऑफ द टेरिटरी ऑफ मनी माजरा एंड मोरली जागरण सर्कल्स ऑफ खरड़ एंड अम्बाला एज पर द शेड्यूल 2। ये शेड्यूल 2 इसमें दिया हुआ है। तो ये जब एक्ट में प्रोवाइडेड है, ये क्या कह रहा है जो अभी आपने पढ़ा उसके बारे में जरा सा। ये कह रहा है कि देखिए, यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी 1 नवंबर 1966 को। एक्ट है उसका वर्क। खरड़ का भी जिक्र है उसमें? नहीं, उसमें जो यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से एरिया मिलाए गए थे, किन किन एरिया को मिला के, कुछ हरियाणा के एरिया थे, कुछ पंजाब के एरिया थे, कुछ मनी माजरा जैसे था यहाँ के, उन सब के एरिया थे, उन सबको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। ये सरकार ने कानून में घोषित किया है। तभी यानी कि यूटी ये प्रॉपर तरीके से यूटी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाई लॉ बनाई गई है और पार्लियामेंट के एक्ट के पास करने से बनाई गई है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुभाष चावला जी से का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा था कि ये फुल फ्लैज्ड यूटी नहीं है, जिसका आपने पूरा क्लियरिफिकेशन दिया है कि कैसे है। देखिए, मैं तो क्योंकि ये बहुत माननीय लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने किस तरह से कहा कि फुल फ्लैज कैसे होता है, मुझे नहीं पता कि फुल फ्लैज से उनका मतलब क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक्ट ने कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, तो वो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है। इसमें फुल या हाफ का कोई मतलब नहीं है। यानी है तो है, यूटी है चंडीगढ़। ये तो लॉ में बनाया गया है। दूसरी बात कि कुछ लोगों ने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और विधानसभा का गठन करने की बात की है। चंडीगढ़ नगर निगम में जो बात उठी थी, क्या संभव है यहाँ पे कि विधानसभा हम क्रिएट कर सकते हैं और राज्यसभा में हम प्रतिनिधित्व ले सकते हैं? कोई संभावना बनती है ऐसी? देखिए, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो सवाल उठा है, ये एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने सवाल राज्यसभा में उठाया था। वहाँ से ये असेंबली इसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ओपिनियन के लिए आया था। उन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन पास करके कहा कि हमें राज्यसभा की सीट चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, शायद पता नहीं कहाँ पे ये बात की भूल हुई है या कुछ उस की ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको एक दूसरा एक्ट बताता हूँ, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। ये 63 में ये एक्ट बना था, और उस एक्ट के तहत जितनी भी हमारी जो यूनियन टेरिटरी हैं उसके लिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है
उसमें है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर यूनियन टेरिटरी एंड देयर कंपोजिशन, ये पार्ट 2 है इस एक्ट का। उसमें लिखा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर यूनियन टेरिटरी एंड देयर कंपोजिशन, उसमें पार्ट 1 है 3 का, 3 सेक्शन 3 पार्ट 1, देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। शैल बी होगी वहाँ पे, बिल्कुल चाहिए नहीं लिखा है यहाँ पे, होनी चाहिए नहीं लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है देयर शैल बी, होगी वहाँ पे। सो जब ये एक्ट में पूरा का पूरा लिखा हुआ है और उसमें सारा ये 50 पेज का एक एक्ट है पूरा, इसको जो चाहें लोग पढ़ सकते हैं, अपने सब जगह अवेलेबल है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब वहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर शैल बी असेंबली इन ईच यूनियन टेरिटरी, अब इससे आगे ये लॉ मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कभी सुप्रीम कोर्ट में या किसी जगह पे ये चैलेंज हुआ हो और इसको निरस्त किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं बात आ रही कि एमसी में जब ये चीज़ डिस्कस हो रही थी, किसी ने भी इस एक्ट के बारे में बात नहीं करी, या तो उनको पता नहीं था या वो राजनीतिक कारणों से इस बात को कहना नहीं चाहते। मैं सिर्फ पेपर के ऊपर जो बात है वो कह रहा हूँ कि ये असेंबली हरियाणा इस यूनियन टेरिटरी की है, होनी चाहिए, एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आप देख रहे हैं कि गर्ग साहब कह रहे हैं कि यहाँ एक्ट में प्रावधान है और एक्ट के अनुसार चंडीगढ़ जो है वो यूटी है, और जब यूटी है तो यहाँ विधानसभा का भी जो है प्रावधान है, ये कहने का मतलब है। तीसरी बात जो आपने कहा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, उस हिसाब से फिर ये भी प्रावधान। देखिए जब असेंबली होएगी तो हम नेचुरली राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। राज्यसभा के जो मेंबर जाते हैं वो असेंबली से चुन के जाते हैं, उनकी वोटों की काउंटिंग होती है, उसके हिसाब से वहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बनेगा। तो जब हमारी असेंबली बन जाएगी तो सीधी सीधी वहाँ पे राज्यसभा मेंबर तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये कहा गया कि हर यूटी में, जैसे कि अभी नए यूटी में आपका जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे प्लानिंग कमीशन है, कमेटी है, यूटी प्लानिंग कमेटी। तो जो यूनियन टेरिटरी प्लानिंग कमेटी है ये चंडीगढ़ में नहीं है। जबकि सत्येंद्र सिंह से जब हमारी बात हुई थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि एक प्रावधान किया गया था कांग्रेस के शासन में कि 3 साल के अंदर ही यहाँ पे चंडीगढ़ यूटी का जो है कमेटी वो गठन हो जाना चाहिए था, प्लानिंग कमेटी वो गठन हो जाना चाहिए। नहीं, इस इशू पे 2014 में भी मीटिंग हुई है, मेरे पास उसकी फोटोज में है। शिवराज पाटिल जी गवर्नर होते थे उस वक्त, और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी उस मीटिंग में थे, वहाँ पे इस इशू पे मीटिंग हुई है। 2014 में एक और इशू ये भी दोबारा भी चला था, ये फिर बात होती है। 2018 में जब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उस वक्त में भी ड्राफ्ट रूल बने थे जिसमें पंजाब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्सटेंडेड टू चंडीगढ़ है उसको अमेंडमेंट के लिए दिया गया था। 2018 से आजकल 2022 तक ये देखिए 1000 कागज़ मैंने आरटीआई में मंगवाए हैं। ये कागज़ इतने भरे पड़े हैं जिसके अंदर देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस डेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये रेफ़र हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो जाना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में लॉ एंड जस्टिस में जाना है। तो वहाँ पे कमेटी बनी है बाकायदा, और उसमें आपको बता रहा हूँ कि कमेटी कौन सी बनी है। कमेटी के जो मेंबर हैं वो सारे मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हैं इसमें। ये देखिए ये कमेटी बनी, कंपोजिशन ऑफ कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी टू एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन वेरियस प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी एडवाइज़र भी हैं, इसमें सेक्रेटरी लोकल लीगल अफेयर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है, ये सब है इसमें। तो ये जब अमेंडमेंट हुई थी, अब देखिए अब मैं ये बात को और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जब ये ड्राफ्ट रूल बना था फरवरी 2018 को, मार्च 2018 तक 30 दिन के अंदर अंदर कमेंट्स देने थे। उस पे सिर्फ चंडीगढ़ के एक रेजिडेंट ने कमेंट दिया, किसी रेजिडेंट ने कमेंट नहीं दिए। दूसरी बात है कि वो जो ड्राफ्ट रूल थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद भेजे गए थे कमेंट कर लिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे ये समझ में आता है कि या तो इन लोगों को पता नहीं है या ये लोग चाहते नहीं हैं। और जब भी कोई बात चंडीगढ़ के अधिकारों की बात होती है, जब चंडीगढ़ की जो बात होती है, मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो चंडीगढ़ में रहने वाले लोग हैं या तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते या फिर जो है जो भी है वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उससे जो चंडीगढ़ का जो मेन मुद्दा है, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, चंडीगढ़ को अधिकार देने का जो मुद्दा है, वो वहीं के वहीं दब के रह जाता है।
जिस तरह से आपने इस मसले को उठाया और आपने कहा कि चंडीगढ़ में हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जनता में जागरूकता की कमी है, लेकिन जो जागरूक लोग हुए यहाँ पे, जो 4-5-6 लोग हुए, जैसे आप देखिए कि जगन्नाथ कौशल जी यहाँ पे कानून के अच्छे ज्ञाता थे, सत्यपाल जैन जी भी कानून के अच्छे जानकार हैं, उसके बाद पवन कुमार बंसल भी जो है खूब पार्लियामेंट का वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वो रहे हैं, उसके बाद हरमोहन धवन जी हुए, फिर किरण खेर है वर्तमान समय में। क्या इन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि यहाँ पे विधानसभा हो या राज्यसभा हो? देखिए रिकॉर्ड जो, क्योंकि जनता तो जागरूक नहीं, तो जागरूक करने का भी जो है इन लोगों के हाथ में था, क्योंकि ये चुन करके प्रतिनिधि बने हुए थे, तो इनको जागरूकता लाने की जरूरत थी। और हमें लगता है कि अगर ये जनता को जागरूक करते तो शायद जो आप कह रहे हैं एक्ट के हिसाब से वो सारा चीज़ होता है यहाँ पे। देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं वैसे तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैंने तो आरटीआई में से जो लोकल गवर्नमेंट है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे आरटीआई से ये सब देख रहे हो आप, इतने सारे कागज़ मैंने मंगवाए हैं, मुझे उसके अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि इन लोगों ने कभी कुछ इसके बारे में कुछ कहा हो। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि ड्राफ्ट रूल के ऊपर भी सिर्फ चंडीगढ़ के एक एडवोकेट ने कमेंट किए थे, वो भी गैर राजनीतिक आदमी है, और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किए थे। अब आप देखिए, आप कह रहे हो कि चंडीगढ़ के बारे में कंट्रोवर्सी है जी, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, बिल्कुल, राइट टू सर्विस कमीशन भी है यहाँ पे, बिल्कुल, यहाँ पे और तरह की सारी एंटिटी हैं, यहाँ पे हर तरह की एंटिटी है, यहाँ पे सब काम हो रहा है। यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड इनका उसका अपना है, सिटको की अपनी जो कंपनी है उसकी अपनी है, सारी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, सारी बिल्डिंगें बन रही है, प्लान बन रही है, मास्टर प्लान जो है वो हाई कोर्ट से पास होके आया है यहाँ पे। अगर कहीं दूसरी बात है कि जो ट्रांजिटरी जो बात कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक लोकल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, टेम्परेरी अरेंजमेंट 70 साल के लिए तो नहीं होता। टेम्परेरी अरेंजमेंट 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल हो जाए, 10 साल के लिए हो सकता है। टेम्परेरी अरेंजमेंट 70 साल के लिए कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर यही टेम्परेरी अरेंजमेंट है तो इसी को परमानेंट मान लो फिर आप, फिर ये यूटी है, यूटी के सारे जनसंख्या के हिसाब से क्या यहाँ पे विधानसभा का गठन हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, जनसंख्या के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि ये 10-15 लाख के बीच में है। क्यों नहीं, जनसंख्या के हिसाब से हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जब जैसे असेंबली, दिल्ली में असेंबली दी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे असेंबली दी हुई है, दिल्ली स्टेट तो नहीं है, बिल्कुल, पांडिचेरी स्टेट तो नहीं है, गोवा मेरे ख्याल से गोवा भी यूनियन टेरिटरी है, या भी जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल, वहाँ पे दी हुई असेंबली वहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है चंडीगढ़ में? क्योंकि चंडीगढ़ में दूसरी जगह पे जहाँ पे काम होता है वहाँ के लोगों की बात सुनी जाती है, यहाँ पे चंडीगढ़ के लोगों की बात ना सुन के दूसरे राज्यों की बात होती है। कहीं ना कहीं से ये बात फिर शुरू हो जाती है कि 60-40 की रेशो में हमें आदमी मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि चंडीगढ़ में आज जितने भी अच्छे पद हैं वो सारे ही पंजाब गवर्नमेंट के अफसरों से भरे हुए हैं। मुझे अच्छी बात है पंजाब गवर्नमेंट से भरी हुई है, लेकिन हरियाणा का तो कोई अफसर नहीं है यहाँ पे। अगर 60-40 की बात मानते हैं तो उसी रेशो में पंजाब और हरियाणा दोनों के अफसर होने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो चंडीगढ़ का रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंजाब के लगे हरियाणा के लगे, नहीं हरियाणा के कहाँ, हरियाणा के सिर्फ 2 IAS ऑफिसर हैं जी। पंजाब के कितने IAS ऑफिसर हैं? जितने भी जहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक पंजाब के IAS ऑफिसर हर एक जगह पे है। ये बात बिल्कुल सही करें कि पंजाब के IAS और PCS ज्यादा हैं यहाँ पे। देखिए पंजाब का कमिश्नर पंजाब का है, सिटको का MD पंजाब का है, राइट टू सर्विस कमीशन में पंजाब का है, हमारे प्रशासक खुद पंजाब के हैं, और हमारे जो IAS ऑफिसर और जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को छोड़ के और भी IAS ऑफिसर पंजाब के आए हुए हैं। हरियाणा का तो कोई ऐसा, एक होम सेक्रेटरी और DC छोड़ के कोई IAS ऑफिसर नहीं है पंजाब हरियाणा का। और जो दूसरे जो छोटे अफसर हैं वो भी स्टेट सर्विस के अफसर हैं, हरियाणा के देख दो अफसर। एक बात और, जो नगर निगम में ये जो मुद्दा उठा राज्यसभा और विधानसभा का, तो ये जो मुद्दा है, लेकिन उठाने वालों ने जिस तरह से आप देखिए कि कितने कागज लेके बैठे हैं और सब लीगल तौर पे जो कागज आपके पास है वो उपलब्ध है। क्या उनके पास ये कागज नहीं कि वो सिर्फ हवा में डिमांड करते हैं बिना कागज के? बताना चाहिए कि अगर कोई आप डिमांड कर रहे हैं तो एक्ट बताते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि इस एक्ट के तहत ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वहाँ सीधे डिमांड किया जाता है कि यहाँ राज्यसभा को प्रतिनिधित्व चाहिए, विधानसभा का गठन होना चाहिए। तो ये चाहिए कि राजनीति चल रही है। जब भी देखिए MC में डिस्कशन हुआ, मुझे नहीं पता डिस्कशन में क्या था कि उनका एजेंडा आया था, एजेंडे में सब कुछ था ही, एक उन्होंने डिस्कस करके एक पास कर दिया मता कि हमें राज्यसभा में सीट चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं
वो डिस्कस नहीं की गई। नहीं, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, न तो वरना तो ये कागज मैं खुद उनको प्रोवाइड कर देता कि भैया इसके बारे में डिस्कस कर लो आप। जब सारा एक्ट में प्रोवाइडेड है फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। बिल्कुल सही। तो ये थे आर.के. गर्ग साहब, जो सेकंड इनिंग के चेयरमैन और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।